जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज़ का 20वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अभिवृत्ति एवं व्यवहार तथा विचार में संबंध। हम लोग आज इस टॉपिक को बहुत ही कायदे से पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रोमिनेंट रूप से मेंशन किया गया है। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो यह है एटीट्यूड, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट्स एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले इन दो टॉपिकों में हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अभिवृत्ति एवं व्यवहार में क्या संबंध है, उसके बाद अभिवृत्ति एवं विचार में क्या संबंध है, उसके बाद अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं अभिवृत्ति एवं व्यवहार में क्या संबंध है। लेकिन अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध देखने के साथ साथ हम लोग इसका क्या प्रभाव है उसको भी देखेंगे। यानी कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध के साथ साथ उसके प्रभाव को देखेंगे। प्रभाव को क्यों देखेंगे कि संबंधों से ही प्रभाव उत्पन्न होता है। जो संबंध होते हैं उससे ही प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए संबंध और प्रभाव को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपके दोस्त का आपके ऊपर और आपका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं संबंधों को ही बात कर रहा है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है संबंधों के आधार पर ही पड़ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग संबंध और जो प्रभाव होता है उसको अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। तो जिस तरह के संबंध होंगे उसी तरह के प्रभाव उत्पन्न होंगे। इसलिए दोनों को हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। इसलिए संबंध और प्रभाव को साथ साथ लेकर चलते हैं। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक में। तो देखते हैं कि अभिवृत्ति का निर्माण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अभिवृत्ति का निर्माण या उसके तत्वों को देखें तो वो तत्व थे ABC। यानी कि A फॉर अफर्मेटिव, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कॉग्निटिव। इस हिंदी में भावनात्मक, बिहेवियर को व्यवहार, आचरण या एक्शन बोलते थे, कार्य, और कॉग्निटिव जिसे ज्ञान या संज्ञानात्मक कहते हैं। इन तीनों को मिलने से एटीट्यूड का निर्माण होता है। जैसे कि मान लिए ये पूरा गोला एटीट्यूड है तो इसमें A, B और C है, माने कि तीनों के मिलने से एटीट्यूड का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इनके प्रतिशत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि भावनात्मक का मान के चलते हैं 50% है, बिहेवियर का 30% है, कॉग्निटिव का 20% है। उलट भी हो सकता है, कॉग्निटिव 50 भी हो सकता है, बिहेवियर 20 भी हो सकता है, ये अफर्मेटिव 10 भी हो सकता है। तो ये इस परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना है। आइडियल कंडीशन को छोड़ दे। आइडियल कंडीशन आपका अगर 100% मानते हैं तो 33 तीनों होंगे, आइडियल कंडीशन में होंगे। लेकिन ऐसे अगर व्यवहार की बात करें तो वो ये एक समान नहीं होते हैं, यानी कि उनमें संगति नहीं होती है। तो इनके प्रतिशत अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसलिए जो एटीट्यूड होता है तो अगर मान लिया कि सबसे ज़्यादा 50% है तो भाव प्रधान एटीट्यूड हो जाएगा। अगर ये मान लिया व्यवहार सबसे ज़्यादा है तो व्यवहार प्रधान हो जाएगा। अगर संज्ञान ज़्यादा है, चाहे ज्ञान ज़्यादा है, तो वो ज्ञान प्रधान में एटीट्यूड हो जाएगा। तो ये परसेंटेज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। उसी के आधार पर एटीट्यूड का हमारा डिफाइन होता है कि ये भाव प्रधान है, ज्ञान प्रधान है या व्यवहार प्रधान है। ठीक है। इस टॉपिक में हम एटीट्यूड का संबंध बिहेवियर और थॉट्स के साथ देखेंगे। जैसे हमने बताया ना कि ये जो एटीट्यूड बना हुआ है बिहेवियर से, देखिए ये जो बिहेवियर बना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद थॉट्स मतलब संज्ञान वाला बात हो जाएगा, ज्ञान विचार क्या हो जाएंगे। ठीक है ना। विचार इसके अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि विचारों से ही सूचना का निर्माण होता है, संज्ञान का निर्माण होता है। तो हम लोग जो इस टॉपिक में इस बिहेवियर और कोग्निटिव दोनों से क्या संबंध है एटीट्यूड का, एटीट्यूड के अंदर ये दोनों शामिल है, लेकिन हम बारी बारी से चेक करेंगे कि दोनों में क्या संबंध है, इसको हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है। इसलिए करें अभिवृत्ति एवं व्यवहार तथा विचार में क्या संबंध है उसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे और सिलेबस में बहुत कायदे से मेंशन किया हुआ है टॉपिक। अगर हम लोग ABC हम लोग बात की अफर्मेटिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव, आइडियल कंडीशन को देखें तो ये आइडियल कंडीशन होगा, यानी कि तीनों में संगति होगा। यानी कि जिस तरह की भावनाएं उत्पन्न होगी उसी तरह के हम लोग आचरण करेंगे, उसी तरह का जिस तरह की सूचनाएं मिलेगी, भावनाएं और सूचनाएं और आचरण तीनों एक लाइन में होगा, तीनों में संगति होगा। यानी कि 33 यानी कि इन तीनों में संगति होगा। ये आदर्श स्थिति है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, कभी कभी अपवाद के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है ये आदर्श स्थिति, क्योंकि समाज में सारी चीज़ें स्थिर नहीं होती है। हम जानते हैं कि समाज भी जैविक होता है, इसमें हर चीज़ें बदलाव होती रहती है। ठीक है ना। तो समाज में सारी चीज़ें स्थिर नहीं होती है। समाज की बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे विचार, व्यवहार और ज्ञान को प्रभावित करते रहती है। उसके अलावा हम चिंतनशील प्राणी हैं, हम अवसर को देख कर अपना व्यवहार करते हैं। यानी कि मान के चलिए कि हम लोग अवसरवादी इंसान हैं, यानी कि अवसर देखेंगे कि हमारा लाभ किधर हो रहा है तो उसको देखकर हम अपना व्यवहार करते हैं। इसलिए इसमें असंगति आ जाती है। अगर मान लिया कि
आपका अफर्मेटिव भावना कुछ कह रहा है, उसके बाद ये व्यवहार कुछ और कर रहा है, अब व्यवहार कुछ और करने के लिए कर रहा है लेकिन क्रिया कुछ और कर रहा है, इसलिए तीनों में असंगति पाया जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि असंगति के होने के कारण क्या क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। वही कारण अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध को डिफाइन करेगा। अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध देख रहे थे और देख रहे थे कि अभिवृत्ति के 3 तत्व होते हैं ABC, हमने पीछे पढ़ा है, अफर्मेटिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव। इन तीनों में देखेंगे कि असंगति क्यों है, ABC में असंगति क्यों है, तीनों तत्व सही अनुपात में क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं काम करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ हम असंगति के कारणों को देखेंगे, या कौन कौन सी बाधाएं हैं, यानी उन तीनों में कौन कौन सी ऐसी कारण, यानी कि ऐसी क्या स्थिति बन रही है, ऐसे कौन से कारण हैं तीनों में असंगति बन रही है, या कौन सी बाधाएं हैं जो तीनों में असंगति उत्पन्न कर रहा है, उसको देखने का प्रयास करेंगे, जो यह संगति को होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाधाओं जो संगति को नहीं होने दे। इसी के तरह ही इसी के तहत ही अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध एवं प्रभाव आते हैं। ठीक है ना। तो इसी के तहत मानी कि मानी बाधाओं के अंतर्गत कारणों क्या है, तीनों में असंगति उत्पन्न कर रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध आते हैं और इसी संबंध से प्रभाव उत्पन्न होता है। उसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे। तो असंगति और बाधाओं के कारणों को देखें, कौन कौन सी बाधाएं आती है जो इनको संगति नहीं होने देती हैं। तो ऐसे 3 मुख्य कारक हैं, जिसमें सबसे पहला अपना है परिस्थितिगत कारक, जिसमें सिचुएशनल फैक्टर आता है, यानी सिचुएशन के हिसाब से हमारा रुख बदलता है। दूसरा अभिवृत्ति से जुड़े कारक, यानी फैक्टर रिलेटेड टू एटीट्यूड, एटीट्यूड में समस्या आती है। और तीसरा है समाज से जुड़े कारक, टाइम फैक्टर। ये तीनों कारक जो भी होते हैं, ये माने समय के साथ इसमें बदलाव होता है, समाज के साथ तो एटीट्यूड में भी बदलाव आता है। ये तीनों कारक जो होते हैं व्यवहार और अभिवृत्ति के बीच संगति पर अपना असर डालते हैं। ये तीनों कारक व्यवहार और अभिवृत्ति के बीच संगति पर अपना असर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला परिस्थितिगत कारक को देखेंगे। परिस्थितिगत कारक को हम लोग सिचुएशनल फैक्टर्स कहते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन है मूल्यगत स्थिति। ठीक है ना, मूल्यगत स्थिति यानी कि हम लोग वैल्यूज के हिसाब से, एक सेकंड, मूल्यगत स्थिति यानी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, मूल्यगत स्थिति को वैल्यू सिस्टम के हिसाब से क्या है उसको देखने का प्रयास करते हैं। किसके कारण, इन वैल्यू सिस्टम के कारण व्यवहार और अभिवृत्ति में असंगति उत्पन्न होती है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। यानी कि अभी कैसी परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं, यानी कि हम हर सिचुएशन में एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, परिस्थिति को देखकर व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसी के अंतर्गत देखेंगे कि मूल्य और अभिवृत्ति में शक्तिशाली कौन है, उसके अनुसार हम लोग बिहेवियर अपनाते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। तो यानी कि एटीट्यूड और व्यवहार में क्या संबंध है, यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या संबंध है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोई बॉस है, ठीक है ना, बॉस के प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। कैसा एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन वो बॉस आपको डांटता है, फिर भी आप चुप हो जाते हैं। डांटता है तो गुस्सा आता है पहले से, क्योंकि वो आदमी खड़ूस टाइप का है, आदमी ठीक नहीं है। ठीक है, तो बॉस जो होता है उसके प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, वो डांटता भी है फिर भी आप चुप रहते हैं क्योंकि वो बॉस है। आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन चुप है। एक सिचुएशन ये हुआ। दूसरी सिचुएशन हुआ कि आपके नीचे जो काम करते हैं सबऑर्डिनेट है, वो डांटते हैं, तो यहाँ भी गुस्सा उत्पन्न होगा, लेकिन आप यहाँ चुप नहीं रहेंगे, आप यहाँ चिल्ला देंगे। तो देखिए कि हम लोग परिस्थिति के अनुसार हम अपना व्यवहार बदले कि नहीं। पहले सिचुएशन में चुप रहे थे, गुस्सा आया चुप रहे, लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ कि गुस्सा आया तो हम चिल्ला दिए। तो हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन तो आया ना यहाँ पर, तो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन तो आया ना यहाँ पर, क्योंकि एक जगह चुप रहे हैं, एक जगह हम लोग शांत रहे, मैंने एक जगह हम लोग चुप रहे हैं, दूसरी जगह चिल्ला दिए, तो ये बिहेवियर में तो अंतर आया ना। दोनों जगह अपना एटीट्यूड अलग अलग है। ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड और बिहेवियर में फ़र्क है, क्योंकि हम लोग परिस्थिति के अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं। फ़र्क नहीं मतलब उन दोनों में क्या संबंध है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कि पहली सिचुएशन में बॉस डांटता है, तो बॉस डांटता है तो हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन हम चुप रहते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट है, वो क्या कहता है, अगर सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाला आपसे नीचे वाला आपको डांटता है तो आप चिल्ला देते हो। तो ये देख रहे हैं ना, परिस्थिति के अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, और हमारे पास 2 चीज़ें हैं। हमने बताया कि मूल्य और अभिवृत्ति, मूल्य अभिवृत्ति में दोनों पावरफुल कौन है, उसके अनुसार भी हम बिहेव करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। जैसे कि संवैधानिक मूल्य है,
याद रखिएगा, संवैधानिक मूल्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता। लेकिन मेरी एटीट्यूड जो है धार्मिक है, मैं बहुत ही कट्टर अंधविश्वास टाइप का धार्मिक हूँ। तो धार्मिक जब अब मेरा ये एटीट्यूड हो गया, ठीक है, ये वैल्यूज़ हो गया, संवैधानिक मूल्य हो गया, और मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, IAS ऑफिसर हूँ, तो मेरे पास सिचुएशन एक आया कि दूसरे धर्म के लोग मेरे पास आ गए, ठीक है ना, मेरे पास दूसरे धर्म के लोग आए, तो मैं उनसे कहूँ, ऐसा तो सीधे सीधे नहीं कह सकता क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट हूँ कि जाओ तुम दूसरे धर्म वाले के पास, आप अपना समस्या लेकर जाओ दूसरे धर्म के अधिकारियों के पास, ऐसा मैं नहीं कर सकता। बट मैं उससे कन्नी काटने का प्रयास करूँगा, दूसरे धर्म वालों को कहूँगा, उनसे अच्छी तरह से बैठने के लिए नहीं कहूँगा, उनसे उनकी समस्याएँ नहीं सुनूंगा और उनकी मदद नहीं करूँगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा एटीट्यूड जो प्रिवील कर रहा है, मेरा एटीट्यूड पावरफुल हो रहा है वैल्यूज़ से, ये जो संवैधानिक मूल्य है उससे पावरफुल कर रहा है। क्या एटीट्यूड हमारा पावरफुल है वैल्यूज़ से, ठीक है ना। जो संवैधानिक मूल्य है और अभिवृत्ति में यहाँ देखेंगे असंगति आ रही है, यहाँ एटीट्यूड मेरा ज़्यादा पावरफुल है वैल्यू से, क्योंकि मैं दूसरे धर्मों को अच्छे से मदद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि जो वैल्यूज़ या संवैधानिक मूल्य है वो ज़्यादा बेहतर मैंने ज़्यादा पावरफुल है एटीट्यूड से। जैसे कि मेरे अंदर सर्वधर्म समभाव की भाव है, मैंने सभी धर्मों को मैं एक समान देखता हूँ और अपने धर्म के प्रति भी निष्ठा रखता हूँ। तो कोई भी धर्म के आए, कोई हिंदू, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म आए, सिख आए, तो मैं उनसे बैठने की बात कहूँगा, आप बैठिए, उनसे भाषा के स्तर पर अच्छे से बात करूँगा, उनकी मदद करने की कहूँगा। तो ये सब क्या है, बैठने को कहना, भाषा के स्तर पर अच्छे से बात करना, मदद करना, ये मेरा व्यवहार हो गया। तो देखिए वैल्यूज जो होते हैं, मूल्य ज़्यादा ग्रेटर हुए एटीट्यूड से, तो मेरी देखिए यहाँ पर चीज़ें बदल गई कि नहीं, व्यवहार और यहाँ पे व्यवहार और यहाँ पे व्यवहार दोनों में अंतर हुआ कि नहीं। हाँ, तो दोनों में अंतर हुआ किसके आधार पर, पावरफुल के आधार पर, कौन ज़्यादा प्रिवील कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रही अपनी परिस्थितिगत कारक, जिसके अंतर्गत हम एटीट्यूड एंड बिहेवियर को देखा था कि पहले सिचुएशन में बॉस डांटता है तो चुप रहते हैं गुस्सा आने के बावजूद भी, लेकिन सबऑर्डिनेट कोई गलती कर देता है या डांट देता है तो हम लोग उस पर चिल्ला देते हैं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परिस्थिति के अनुसार हम लोग यहाँ बिहेवियर किए। तो देखिए एटीट्यूड और बिहेवियर में यहाँ फ़र्क आया। फिर यहाँ पर एटीट्यूड और वैल्यू में कौन सा प्रिवील कर रहा है, कौन सा पावरफुल है, उसके आधार पर हम अपना बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा पहला अपना मूल्यगत स्थिति। आगे देखते हैं। अगला है अपना सामाजिक दबाव, जिसे सोशल प्रेशर कहते हैं। परिस्थितिगत कारकों में अपना सेकंड है अपना सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कितना है, समाज में हम रहते हैं, अगर हम समाज में रहते हैं तो हम समाज को किनारे करके निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके लिए अगर निर्णय ले रहे हैं तो बहुत अधिक साहस की ज़रूरत होती है। तो इसी में हमारे समाज को दो पार्ट में बांट के देखते हैं, एक क्लोज सोसाइटी है, एक ओपन सोसाइटी है। वहाँ पर देखेंगे कि ये जो एटीट्यूड जो होता है और बिहेवियर दोनों में क्या संबंध है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। एटीट्यूड और बिहेवियर में कितनी संगति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्लोज सोसाइटी में एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या संबंध है, ठीक है ना। उस संबंधों को देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आपको और हमको अपने ढंग से निर्णय लेने की यहाँ पर क्लोज सोसाइटी में ये अधिकार नहीं होता, स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि ये परंपरावादी और रूढ़िवादी समाज है। बाई चांस आपकी अभिवृत्ति जो है, आपका एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा तार्किक है। देखिएगा यहाँ पर आपका एटीट्यूड क्या है, तार्किक है, ठीक है। उस समाज में बाल विवाह का प्रचलन है, अगर क्लोज सोसाइटी है तो वहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन है, केवल बाल विवाह ही होता है। लेकिन आप जानते हैं कि बाल विवाह जो होता है जैविक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, ठीक है ना। इस समाज में बाल विवाह का ही प्रचलन है, और आपको बाल विवाह करना पड़ भी रहा है, ठीक है ना। इस समाज में बाल विवाह का प्रचलन है तो आपको खुद, आप तार्किक होते हुए भी आपको खुद बाल विवाह करना पड़ रहा है। तो हाँ, यहाँ देखिए आपकी अभिवृत्ति क्या है, उदार है, तार्किक है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो समाज के अनुसार काम कर रहा है, अनुदार है, समाज के अनुसार कार्य कर रहा है, अनुदार है, ठीक है ना। तो ये आपका व्यवहार हुआ। तो देखिए दोनों में असंगति है कि नहीं, एटीट्यूड और बिहेवियर में, कि आप एक तरफ से तार्किक है लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो अनुदार वाला कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कितनी असंगति है, ठीक है ना। बिल्कुल संगति नहीं है एटीट्यूड और बिहेवियर में। जबकि खुला समाज है, यहाँ पर थोड़ी सी एटीट्यूड ज़्यादा होगा, मेल बहुत ज़्यादा खाएगा एटीट्यूड और बिहेवियर में,
यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलेगी, यहाँ पर प्रतिबंध उतना नहीं मिलेगा और संगति, एटीट्यूड और बिहेवियर में संगति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। मान लिया कि इस ओपन सोसाइटी में भी बाल विवाह है कि बाल विवाह करना है, तो आप किए तो ठीक है, नहीं भी किए, अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं भी किए तो आप पर कोई एक्शन नहीं लेगा। थोड़ी बहुत आलोचना करेंगे वो तो सभी जगह करते हैं, तो लेकिन आप पर कोई एक्शन नहीं करेगा। लेकिन इस सोसाइटी में अगर आप बाल विवाह नहीं करते हैं तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ यह परंपरावादी रूढ़िवादी समाज है। यहाँ पर आपका अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपको नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं दूसरा कि सामाजिक दबाव प्रसिद्ध मूल्यों पर अधिक होता है। ये जो हमने बताया कि सामाजिक दबाव होता है, यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रसिद्ध मूल्य होते हैं उस पर होता है, जबकि गौण मूल्यों पर सामाजिक दबाव कम होता है। जैसे कि एक है कि कोई बड़ा आदमी है आता है उधर से, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आपका ये सामाजिक मूल्य है कि आप उनको बैठने के लिए कह दें, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़े हैं, ये सामाजिक मूल्य है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, उम्र से कुछ नहीं होता है, ज्ञान बड़ी होती है, तो मैं उनको कुर्सी दूं या ना दूं उसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुर्सी यहाँ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, कुर्सी नहीं दे रहे हैं तो ये गौण मूल्य है, ठीक है ना, इस पर कोई सामाजिक दबाव उतना काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर इंटरकास्ट मैरिज है, ये कैसा मूल्य है? प्रसिद्ध मूल्य। इंटरकास्ट के मैरिज क्या है? प्रसिद्ध मूल्य। आप अपने ढंग से यहाँ पर से विवाह नहीं कर सकते हैं, प्रेम विवाह नहीं कर सकते हैं, दूसरे जातियों में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रसिद्ध मूल्यों पर जो सामाजिक दबाव होता है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ये जो कुर्सी उनको ना देना, इस पर कोई सामाजिक दबाव उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो सोशल प्रेशर है प्रसिद्ध मूल्यों पर ज़्यादा काम करता है, जबकि जो गौण मूल्य है उस पर सोशल प्रेशर काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये रहा अपना सामाजिक दबाव। आगे देखते हैं। परिस्थितिगत कारकों में तीसरा है अपना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ये कैसे एटीट्यूड और बिहेवियर में संगति लाता है, असंगति लाता है, उसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आक्रामक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, डोमिनेंट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, इसको किसी से डर नहीं लगता, आप लोगों से डरता नहीं है, किसी से भी नहीं डरता, समाज में किसी लोगों से डरता नहीं है, यानी कि समाज की कोई परवाह नहीं करता। तो ये क्या होगा कि इसका जो एटीट्यूड होगा, इसकी जो वृत्ति होगी, उसके अनुसार ये कार्य करेगा, जिस तरह का मन करेगा उस तरह का कार्य करेगा। तुम समाज से निकाल दो, बहिष्कार कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एटीट्यूड और बिहेवियर में आपको संगति ज़्यादा दिखाई देगी। वहीं पर अगर कमज़ोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो समाज के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर एटीट्यूड और बिहेवियर में असंगति नज़र आएगा, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ये कमज़ोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, प्रेम करता है किसी से और प्रेम विवाह करना भी चाहता है, लेकिन अंदर से हिम्मत जुटा नहीं पाता है, तो यानी कि समाज के खिलाफ जा नहीं पाता है। इसका एटीट्यूड है कि वो प्रेम विवाह करे, लेकिन क्या ना हिम्मत नहीं जुटा पाता है, यानी कि बिहेवियर में नहीं ढाल पाता है, इस चीज़ को हिम्मत नहीं कर पाता प्रेम विवाह का, तो वो विवाह नहीं कर पाता है, वीक पर्सनालिटी वाला। तो देखिए एटीट्यूड और बिहेवियर में यहाँ असंगति है। लेकिन यहीं अगर ये डोमिनेंट पर्सनालिटी वाला, मजबूत व्यक्तित्व वाला, जो भी आक्रामक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, अगर प्रेम विवाह करना चाहे तो आराम से कर सकता है, वो समाज की कोई परवाह नहीं करता है। तो इन दोनों में देखिए कि अगर आक्रामक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो उसमें ज़्यादा संगति नज़र आएगी एटीट्यूड और बिहेवियर में, जबकि वीक पर्सनालिटी वाले में असंगति नज़र आएगी एटीट्यूड और बिहेवियर में। वहीं पे देखते हैं महत्वाकांक्षा, एस्पायरेशन को हम लोग आक्रामक व्यक्तित्व से जोड़कर देख सकते हैं थोड़ा सा। जैसे एक मान लीजिए कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो धन कमाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, इसके लिए वो बिजनेस स्थापित करना चाहेगा। तो इसमें क्या होगा कि मान लिया कि वो गांव से बहुत प्रेम करता है, गांव उसकी कमज़ोरी है, ठीक है ना, गांव उसकी कमज़ोरी है, लेकिन वो शहर चला जाता है, शहर से वो विदेश चला जाता है। ये जो इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, इसे ये एक्शन शहर और विदेश जाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यानी क्या हुआ, गाँव इसकी कमज़ोरी होते हुए भी, प्रेम होते हुए भी ये अपनी महत्वाकांक्षा को वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होता है, वो महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में संगति बहुत ज़्यादा होती है एटीट्यूड और बिहेवियर में, ठीक है ना।
जो क्योंकि वो अपने धन कमाने के लिए वो या ऊंचे पद पाना है, IAS ऑफिसर बनना, तो वो गाँव जाएगा ही नहीं, वो शहरों में रह के पढ़ेगा। तो क्या होगा, उसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा होने के कारण उसका एटीट्यूड और बिहेवियर में संगति आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। कि उसका एटीट्यूड है कि मुझे धनी बनना है, तो उसके लिए वो व्यवहार क्या करेगा, शहरों में जाएगा। ऊंचे पद पाना है तो वो शहरों में जाएगा। उसके बाद राजनीति में अगर काम में लगा हुआ है, अपने उसकी महत्वाकांक्षा है कि मैं अच्छा नेता बनूं, तो परिवार वालों को ज़्यादा समय नहीं देगा। तो यहाँ देख रहे हैं एटीट्यूड और जो बिहेवियर है उसमें समय संगति कितना ज़्यादा है। तो इसको हम लोग महत्वाकांक्षा को आक्रामक व्यक्ति से जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा में इतना फोर्स होता है कि व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। चाहे गांव यहाँ कमजोरी ही क्यों ना रहा, वो गांव छोड़कर शहर की ओर बढ़ गया अपने करियर बनाने के लिए। तो महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद दूसरा कारक है, जैसे कि हमने पहला देखा था कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध में पहला कारक था जो एटीट्यूड और बिहेवियर को प्रभावित कर रहा था, परिस्थितिगत कारक। दूसरा अपना देखते हैं अभिवृत्ति से जुड़े कारक कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला देखते हैं कि अभिवृत्ति का जन्म कहाँ से हुआ। अभिवृत्ति के जन्म के आधार पर एटीट्यूड एवं बिहेवियर में फ़र्क होता है। ओरिजिन ऑफ एटीट्यूड्स, जैसे कि कोई भी एटीट्यूड उत्पन्न हुआ है प्रत्यक्ष अनुभव से, और ये कोई एटीट्यूड उत्पन्न हुआ है अप्रत्यक्ष अनुभव से, तो दोनों में अंतर पाया जाएगा। जो प्रत्यक्ष अनुभव से बनी अभिवृत्ति, जो प्रत्यक्ष अनुभव से जो बना एटीट्यूड, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसमें संगति होगा। किसमें एटीट्यूड और बिहेवियर में। जबकि अप्रत्यक्ष अनुभव से बनी अभिवृत्ति में एटीट्यूड और बिहेवियर में उतनी संगति नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई दंगा हुआ, दंगे के दौरान आप वहाँ मौजूद रहे, आपके मोहल्ले में दंगा हुआ, वो दंगे के दौरान आप मौजूद है, जिसके कारण आपके परिवार पर भी हमला हुआ और हानि हुई, तो ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ दंगे का। इस वजह से क्या होगा कि फिर कभी दंगा हुआ तो आपके अंदर भय का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ये जो भय का भाव होगा बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाएगा, और ये सशक्त होकर आप बहुत ज़्यादा भयभीत भी हो जाएंगे और आप क्विक रिएक्शन लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एटीट्यूड और ऊपर दंगे वाले जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव, इसमें एटीट्यूड और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा संगति आपको नज़र आएगी। जबकि दंगे को आपने अप्रत्यक्ष अनुभव से जाना है। कहाँ से जाना है कि आपने सुन रखा है कि दंगे ऐसे होते हैं, फिल्मों में देखा, किताबों में पढ़ा है, तो आपकी जो इसके प्रति भय का भाव रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, यानी कि सशक्त कम रहेगा। आप भयभीत थोड़ा कम होंगे तो एक्शन भी कम लेंगे कि चलो भागो नहीं, सुना है आपने ना, तो उतना एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ देखेंगे असंगति थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगी। ये रहा अभिवृत्ति का जन्म के आधार पर एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या संबंध रहा है। उसके बाद आनुवांशिक अभिवृत्तियों के आधार पर हम देखेंगे कि एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जेनेटिक कारणों से जो एटीट्यूड आते हैं वो बहुत ज़्यादा सशक्त होते हैं, उसमें संगति बहुत ज़्यादा होती है एटीट्यूड और बिहेवियर में। जैसे कि जन्म से माता पिता या दादा दादी से आपको संगीत का गुण मिला है, संगीत का एटीट्यूड मिला है, संगीत के प्रति आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इसको बदलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि आपके शहर में म्यूजिक कंसर्ट लगा हुआ है और आपके वहीं उसी के बगल में बहुत बड़ा बढ़िया फिल्म लगा हुआ है, तो आपका एटीट्यूड है म्यूजिक के प्रति बहुत ज़्यादा आपका लगाव है। तो आप अगर यहाँ जाएंगे तो दो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आप म्यूजिक कंसर्ट में जाएंगे, वहाँ झूमेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड बना है जेनेटिक से बना है, उसको बदलना मुश्किल हो जाएगा और आप म्यूजिक कंसर्ट में जाना पसंद करेंगे बजाय कि फिल्मों में। इसका जस्ट अपोजिट होगा आगे वाला में, हम इंतजार कीजिए। अब देखते हैं अभिवृत्ति की शक्ति, पावर ऑफ एटीट्यूड, यानी कि कितना पावरफुल है। देखते हैं कैसा है अभिवृत्ति, यानी कि अभिवृत्ति अगर उभयनिष्ठ होती है तो इसके दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। 50-50 में बढ़ जाता है। उभयनिष्ठ का मतलब ही होता है 50-50, यानी कि एटीट्यूड अगर 50% है तो एक्शन भी 50% होगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपको म्यूजिक पसंद है, ठीक है ना, म्यूजिक पसंद है, वो 50% आपका एटीट्यूड हो गया ही है, ठीक है ना। लेकिन म्यूजिक जहाँ चल रहा है, इसलिए आपको लगा कि शहर में अगर म्यूजिक कंसर्ट लगा हुआ है तो मुझे म्यूजिक सम्मेलन में जाना चाहिए, लेकिन जहाँ म्यूजिक कंसर्ट है वहाँ पर सिनेमा हॉल भी है, ठीक है। तो आपको म्यूजिक पसंद है 50%, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 50% आपको म्यूजिक पसंद है, तो आप म्यूजिक कंसर्ट के पास गए और म्यूजिक सुनने के लिए, लेकिन देखा कि आपने सिनेमा हॉल में
सिनेमा हॉल में अच्छी फिल्म लगी हुई है तो आपका एक्शन 50% यहाँ चला जाएगा। तो आप ना म्यूजिक कंसर्ट में गए और कहाँ चले गए, सिनेमा हॉल गए थे, म्यूजिक कंसर्ट पहुँच गए सिनेमा हॉल। तो ये देखिए यहाँ पर आपका एटीट्यूड 50% हुआ और एक्शन आपका हो जाएगा 50%। गए थे एटीट्यूड लेकर के म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक कंसर्ट में जाएंगे, लेकिन चले गए कहाँ पर, सिनेमा हॉल में। तो एटीट्यूड और ये जो एक्शन हुआ इसमें बहुत ज़्यादा विसंगति है, असंगति है। फिर उसका देखते हैं कि अभिवृत्ति की विशिष्टता के आधार पर विसंगति और असंगति का डिसीजन लेते हैं। जैसे कि सामान्य वृत्ति लेते हैं, सामान्य वृत्ति है कि मुझे मिठाई खाना पसंद है, लेकिन विशिष्ट वृत्ति है क्या है, मुझे रसगुल्ले पसंद है। मिठाई में क्या पसंद है, रसगुल्ले। तो अगर मेरे सामने लड्डू और जलेबी रखा जाएगा तो हो सकेगा कि मैं ना खाऊं, ठीक है ना, हो सकेगा कि ना खाऊं, क्योंकि ये मेरे एटीट्यूड में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें संगति बहुत कम दिखाई देगी और मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खा भी लूँ, लेकिन जैसे ही रसगुल्ले की बात आएगी मैं लपक के खाऊंगा। और यहाँ पर देखेंगे एटीट्यूड और जो बिहेवियर है वो दोनों एक जैसा है। एक्शन मेरा खाने का हो जाएगा, रसगुल्ला खाने का। तो एटीट्यूड और बिहेवियर में यहाँ पर संगति नज़र आएगी अगर आपके पास विशिष्ट वृत्ति है। सामान्य वृत्ति में ये संगति नज़र नहीं आती है। उसके बाद देखते हैं कि सत्य बनाम अभिव्यक्त अभिवृत्ति, ट्रूथ वर्सेस एक्सप्रेशन एटीट्यूड, यानी कि सत्य बनाम अभिव्यक्त अभिवृत्ति, ट्रूथ वर्सेस एक्सप्रेशन एटीट्यूड। इसको आप अपने दोगले दोस्तों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूँ क्यों। हम अभिवृत्ति को ईमानदारी से पेश ना करें या व्यक्त ना करें, यानी कि सत्य कुछ और है और अभिव्यक्त कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि दोगलापन या दुमुहापन आपको नज़र आएगा। ये दोगले दोस्तों पे अच्छा एग्जाम्पल आपको नज़र आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो क्या गम है कि तुम छुपा रहे हो। यानी कि अगर मुस्कुरा रहे हैं तो आपके मन में खुशी होना चाहिए, गम में है तो आपके आंखें और चेहरे उदास होनी चाहिए। आप अंदर से गम में हैं तो आपकी आंखें और चेहरे उदासी भरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो, किसके लिए, गम को छुपाने के लिए। यानी कि सत्य है कि गम है, लेकिन अभिव्यक्त क्या हो रही है कि आप मुस्कुरा रहे हो। तो दोगले दोस्त यही करते हैं। दो दोगले होते हैं वो दिखाते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको काटते रहते हैं। तो यानी कि वो आपको दिखाते हैं कि हम अपने हैं, लेकिन अंदर से वो दुश्मन होते हैं। तो ये दोगलों की पहचान होती है। मैं झेला हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है इस मैटर पर। तो देख रहे हैं ना कि आंखों में उदासी है, चेहरे पर उदासी है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। मन के अंदर से आप दो गम में हैं, लेकिन आप मुस्कुरा कर दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे कोई गम नहीं। यानी कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो या क्या गम है कि छुपा रहे हो। ये बेस्ट एग्जांपल है सत्य बनाम अभिव्यक्त अभिवृत्ति के लिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि बॉस जो होता है, मालिक है, मालिक के प्रति आपका निगेटिव एटीट्यूड है और आपको वो डांटते रहता है, लेकिन आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उसके सामने जो अभिव्यक्त होगा वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख लिया, सत्य है कि आप उन बॉस के प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन व्यवहार में वो आपका सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ रहा है, मजबूरी बस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समय से जुड़े कारक। ये अपना अंतिम है अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंधों को लेकर कि मेरी अभिवृत्ति मान के चलिए कि आज से 23 साल पहले बाल विवाह का समर्थन में थी, लेकिन मैं पढ़ लिख कर मैं एमए किया सोशियोलॉजी से, इंजीनियर बना, उससे पहले बहुत बढ़िया नॉलेज ले लिया और मैं तार्किक आदमी हो गया हूँ और देख रहा हूँ कि जो बाल विवाह है जैविक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ये सही बात नहीं है। तो मैं 2000 में ये सब चीज़ें नहीं सोच पाता था, लेकिन 2023 में ये सोच पाता हूँ कि बाल विवाह ठीक नहीं है। तो देख रहे हैं समय के साथ एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। तो आप अगर कोई मित्र 10 साल पहले जो अभी एटीट्यूड के था, समय के साथ उसमें बदलाव आता है। 10 साल पहले जो एटीट्यूड था उसके अनुसार उसको जज ना करें, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई 10 साल पहले साधु था तो 10 साल बाद वो चोर भी हो सकता है, और 10 साल पहले जो चोर था वो साधु भी हो सकता है। तो यानी कि समय के साथ एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। तो ये रहा अपना अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध और संबंधों का प्रभाव। अभी हम लोग फिर अगली स्लाइड में अभिवृत्ति एवं विचार में क्या संबंध होते हैं उसको देखते हैं। लेक्चर की साइज बड़ी ना हो जाए तो हम लोग आज भर इतना ही रखते हैं। अभिवृत्ति एवं व्यवहार में क्या संबंध है उसके प्रभाव को हम लोगों ने देखा था। अगले लेक्चर में हम लोग अभिवृत्ति एवं विचार में क्या संबंध है उसको देखने का प्रयास करेंगे। लेक्चर की लेंथ बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा डिसीजन लिया हूँ, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।